कभी सोचा है कि ये जो हमारी डिजिटल दुनिया है, ये आखिर चलती कैसे है? असल में ये सब कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम नाम की दो चीज़ों पर बना है। ये वो अनदेखी नींव हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमारे हर डिजिटल अनुभव को मुमकिन बनाते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। हम जो भी पसंदीदा ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई गेम, वो इतने मक्खन की तरह, इतने फास्ट और रिस्पॉन्सिव कैसे चलते हैं? क्या ये सिर्फ महंगे फ़ोन या तेज़ इंटरनेट का कमाल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली राज छिपा है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के स्मार्ट तरीके में। और यही वो आइडिया है जिसे आज हम समझने वाले हैं, डेटा का कुशल संगठन। ठीक है, तो चलिए इसी स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे सीधी, सबसे सिंपल चीज से, लीनियर स्ट्रक्चर्स। मतलब जहां डेटा को एक सीधी लाइन में रखा जाता है। और इस लाइन में सबसे पहले आता है सबसे बेसिक स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं एरे। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक फिक्स साइज का डिब्बा है और इसमें एक ही तरह की चीजें एक के बाद एक तरतीब से रखी जाती हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है अंडे का कार्टन। सोचिए, हर अंडे की अपनी एक पक्की जगह है ना, जिसे हम कहते हैं इंडेक्स। कार्टन का साइज फिक्स है और अगर हमें पता है कि 5वें नंबर का अंडा चाहिए तो हम सीधा वही हाथ डालकर उसे निकाल सकते हैं। यही एरे की सबसे बड़ी ताकत है, फास्ट रैंडम एक्सेस। पर एक दिक्कत है, अगर हमें इस कार्टन का साइज बार बार बदलना पड़े तो यहीं पर एंट्री होती है लिंक्ड लिस्ट की। ये एरे की फिक्स साइज वाली प्रॉब्लम का एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन है। लिंक्ड लिस्ट को एक ट्रेजर हंट या खजाने की खोज की तरह सोचिए। हर सुराग, जिसे हम नोड कहते हैं, उसमें जानकारी के साथ साथ अगले सुराग का पता भी होता है। इसमें आसानी से नए सुराग जोड़े जा सकते हैं, पर किसी खास सुराग तक पहुंचने के लिए शुरू से एक एक करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। अब देखिए, ये टेबल इन दोनों का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। अगर हमें डेटा तक फौरन पहुंचना है और साइज फिक्स है तो एरे बेस्ट है। लेकिन अगर डेटा को बार बार जोड़ना या हटाना है और साइज बदलता रहता है तो लिंक लिस्ट कहीं बेहतर काम करती है। तो ये एक ट्रेड ऑफ है जो हर डेवलपर को अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुनना पड़ता है। ठीक है, तो एरे और लिंक्ड लिस्ट तो समझ आ गए। अब बात करते हैं दो और खास तरह के लीनियर स्ट्रक्चर्स की, स्टैक्स और क्यूज। इनके डेटा एक्सेस करने के अपने कुछ पक्के नियम हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग नियम हैं। स्टैक काम करता है लाइफो पर, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। सोचिए जैसे प्लेटों का ढेर, जो प्लेट सबसे आखिर में सबसे ऊपर रखी गई वही सबसे पहले उठेगी। और फिर है क्यू, जो है फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बिल्कुल किसी दुकान की लाइन की तरह। जो पहले आया उसका काम पहले होगा। और मजे की बात यह है कि ये दोनों चीजें हम रोज इस्तेमाल करते हैं बिना जाने हुए। किसी भी सॉफ्टवेयर में जो अंडू का बटन होता है ना, वो एक स्टैक है। हर एक्शन स्टैक के ऊपर रखा जाता है और अंडू करने पर सबसे ऊपर वाला एक्शन हट जाता है। और जब कोई कंप्यूटर एक साथ कई काम करता है या कॉल सेंटर पर कॉल्स होल्ड पर होती हैं, तो वो एक क्यू का इस्तेमाल कर रहा होता है, ताकि जो काम पहले आया है वो पहले निपटे। तो अभी तक हम एक सीधी लाइन में चल रहे थे, पर असल दुनिया में डेटा हमेशा एक सीधी लाइन में तो नहीं होता, है ना? तो अब हम बात करेंगे नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स की, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिश्तों को दिखाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ट्री। जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। ये एक हायरार्की, मतलब एक तरह का वंश वृक्ष दिखाता है। इसमें एक रूट या जड़ होती है और उससे कई शाखाएं या चाइल्ड नोड्स निकलते हैं। और इसका सबसे जरूरी नियम यह है कि इसमें कभी कोई साइकिल या लूप नहीं बन सकता। और इसे देखने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे कंप्यूटर का जो फाइल सिस्टम है, एक मेन ड्राइव, उसके अंदर फोल्डर्स और उन फोल्डर्स के अंदर और फोल्डर्स या फाइल्स, ये एक परफेक्ट ट्री स्ट्रक्चर है। ट्री के बाद आता है ग्राफ। अब ये भी नोड्स और लाइनों से ही बनता है, लेकिन ये ट्री से बहुत अलग है। इसे एक नेटवर्क की तरह सोचिए। इसमें कोई एक रूट नहीं होता और इसमें साइकिल्स या लूप्स भी हो सकते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है कोई भी सोशल नेटवर्क। सोचिए, हर इंसान एक नोड है और उनकी दोस्ती उन नोड्स को जोड़ने वाली एज या लाइन है। यहाँ एक दोस्त दूसरे का दोस्त हो सकता है और वे मिलकर एक साइकिल बना सकते हैं। यही ग्राफ की खासियत है। ठीक है, तो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के तरीके तो देख लिए, पर इस ऑर्गेनाइज डेटा का करना क्या है, इस पर काम कैसे किया जाए? बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है एल्गोरिदम की। एल्गोरिथम सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर असल में यह बस एक रेसिपी है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड।
जैसे केक बनाने के लिए एक रेसिपी होती है, वैसे ही किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक एल्गोरिथम होता है। पर एक ही काम को करने की कई रेसिपी हो सकती हैं, है ना? तो कौन सी बेहतर है? ये पता लगाने के लिए प्रोग्रामर्स इस्तेमाल करते हैं बिग ओ नोटेशन का। ये हमें बताता है कि जैसे जैसे काम बढ़ेगा, मतलब इनपुट का साइज बढ़ेगा, तो हमारा एल्गोरिथम कितना धीमा हो जाएगा। अब ये बात कितनी जरूरी है वो इस चार्ट को देखकर समझ आता है। देखिए, एक कुशल एल्गोरिथम का रन टाइम धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक अकुशल एल्गोरिथम का रन टाइम इनपुट के थोड़ा सा बढ़ने पर भी आसमान छू लेता है। बस यही फर्क है एक लाइटनिंग फास्ट ऐप और एक सुस्त ऐप के बीच। तो अब तक हमने सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लिए। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि ये मिलकर क्या बनाते हैं, वो बड़ी तस्वीर क्या है। ये डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स असल में हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की नींव हैं। ये वो अदृश्य आर्किटेक्चर है, वो लॉजिक है, जिसके बिना गूगल सर्च से लेकर जीपीएस नेविगेशन तक कुछ भी काम नहीं कर सकता। एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है जो इस पूरी बात का सार है, डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिदम। यही तो प्रोग्रामिंग है, सही तरीके से डेटा को जमाना और फिर उस पर काम करने के लिए सही तरीका ढूंढना। बस यही है प्रोग्रामिंग का पूरा खेल। तो अगली बार जब कोई ऐप स्मूथली चले तो एक पल के लिए उस अदृश्य इंजीनियरिंग के बारे में जरूर सोचिएगा जो उसे चला रही है। और ये भी सोचिएगा कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इसी तरह के शानदार ऑर्गेनाइजेशन के दम पर चुपचाप अपना काम कर रही हैं। ये सोचने वाली बात है ना?